नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है केंद्रक। आज हम केंद्रक के बारे में बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ बिल्कुल बनिए और समझ जाएंगे आप केंद्रक क्या होता है। बिल्कुल केंद्रक का पोस्टमार्टम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर केंद्रक क्या है। ठीक है, तो केंद्रक आप जानते हैं कि कोशिका के कहाँ पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है। कोशिका के कहाँ होता है, केंद्र में। आप देख रहे हैं बिल्कुल एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और यह कहाँ होता है, इसकी पोजीशन केंद्र में, कोशिका के केंद्र में, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में किया था। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया था। और केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्त, केंद्रक के अध्ययन को कहते हैं कैरियोलॉजी। अब आपको बता दें कैरियोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका केंद्रक और क्या क्या कहा जाता है, केंद्रक के और नाम क्या है, आल्सो कॉल्ड। इसे और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैरियन। क्या कहा जाता है, कैरियन, अथवा ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, अथवा कंट्रोल रूम ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, और इसे कैरियन भी कहते हैं। तो कैरियन कहते हैं, इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी। कैरियन का अध्ययन कैरियोलॉजी। और कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यह कहां पाया जाता है, फाउंड इन ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल। यह केंद्रक कहां पाया जाता है, सभी जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सभी जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, एक्सेप्ट मतलब किसे छोड़ करके, आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड सीव ट्यूब। अर्थात मैमल्स स्तनी के आरबीसी में नहीं होता है और सीव ट्यूब में नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी जंतु कोशिकाओं में और पादप कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। और इसके बारे में बात करें दोस्त, तो देख लीजिए और इसकी खास क्या बात है, इसकी खास बात और भी देखते हैं। देखिए, प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, मोस्टली मोनोन्यूक्लिएट सेल। अर्थात एक कोशिका में जब एक केंद्रक मिलता है तब उसे कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट सेल। अर्थात मोनो मतलब एक, न्यूक्लिएट मतलब केंद्रक, सेल मतलब कोशिका। एक कोशिका में एक ही केंद्रक जब होता है तब उसे कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट सेल। बट वैसे प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन बाई न्यूक्लिएट, बाई का मतलब दो, जब दो न्यूक्लियस हो तो उसे कहते हैं बाई न्यूक्लिएट सेल। और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप जानते हैं, जिससे स्लीपर एनिमलक्यूल। ठीक है, तो स्लीपर एनिमलक्यूल, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होते हैं। और इसकी अगली खास बात देखिए, पॉलीन्यूक्लिएट। अर्थात देखिए, वैसे प्रायः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन पैरामीशियम में कितने, दो केंद्रक होते हैं। किसमें, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। लेकिन पॉलीन्यूक्लिएट, पॉली का मतलब बहु केंद्र की अवस्था किसमें होती है दोस्त, बहु केंद्र की अवस्था। बहुत सारे केंद्रक किसमें होते हैं, तो होते हैं सिनकाइटियम इन एनिमल, यानी जंतुओं में किसमें, सिनकाइटियम में होती है, और प्लांट में, पौधों में किसमें, सिनोसाइट सेल में होती है। तो ये कहां होते हैं दोस्त, प्लांट्स में सिनोसाइट सेल्स, और एनिमल में क्या, सिनकाइटियम। अर्थात जो मैसेल्स की टिश्यू होती हैं उनमें सिनकाइटियम इन एनिमल ध्यान रखिएगा, सिनोसाइट इन प्लांट ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन और बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके एग्जांपल को, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। और अगली खास बात क्या है दोस्त, देखिए, एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग। कौन थे, हैमरलिंग। इन्होंने एस्टिबुलेरिया नामक शैवाल पर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। एस्टिबुलेरिया नामक शैवाल पर हैमरलिंग ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि जो केंद्रक होता है वह केंद्रक कोशिका के समस्त लक्षणों और किसी जीवधारी के लक्षण के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। किसी जीवधारी का लक्षण को निर्धारित करता है केंद्रक, और किसी भी यानी कोशिका के समस्त लक्षणों को भी यह प्रकट करता है। ठीक है, कौन, केंद्रक। ठीक है, ये इसको किसने सिद्ध किया, हैमरलिंग ने। और किसमें प्रयोग द्वारा, एस्टिबुलेरिया नामक एल्गी में। ठीक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। और देख लीजिए इसका आकार कैसा होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जरा आकार की अगर हम बात करें दोस्त, तो यहां समझिए, केंद्रक आकार में गोल होता है, अथवा अंडाकार होता है, अथवा घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। केंद्रक क्या है, आकार में गोल होता है, अंडाकार, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य का एक विशेष भाग है। कौन, केंद्रक। ठीक है,
और इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोली। इसकी खोज किसने किया था? केंद्रिका की। तो केंद्रिका की खोज किया था फोंटाना ने, और यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। किसने खोजा था? फोंटाना ने। अब इस समय का जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनने वाला है वह क्या है, उसको भी आप ध्यान रखिए अपने दिमाग में कि ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्त, इसका मैं एक्सप्लेनेशन अपने अदर लेक्चर में करेंगे। NP इक्वल टू NV अपान CV माइनस NV। अब ये क्या है? क्या है देख लीजिए। NP का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर क्या होता है? तो NV का मतलब न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर न्यूक्लियर वॉल्यूम अपान CV क्या है? CV है वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है? NP इक्वल टू NV अपान CV माइनस NV। इस फार्मूला को आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके आप फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और थोड़ा सा ये आप संरचना देख लीजिए, केंद्रक का स्ट्रक्चर क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो केंद्रक का स्ट्रक्चर है इसको अगर हम इसकी बात करें तो देख लीजिए, ये बाहर से डबल मेम्ब्रेनस है। कैसा है दोस्त? ये बाहर से डबल मेम्ब्रेनस है, द्विआवरण वाली यह संरचना है केंद्रक। कैसे है? यह है द्विआवरण युक्त संरचना है केंद्रक, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बीच बीच में इसमें स्पेस है जिसे कहते हैं, इस स्पेस को न्यूक्लियर स्पेस। और इसमें मेम्ब्रेन में जो बाहर की तरफ होती है आउटर में, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। जो अंदर में होती है इसे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ गैप होता है, स्पेस होता है, तो उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है तो उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी संरचना है, आप देख लीजिए कैसी संरचना है, कुछ इस प्रकार की आप देख पा रहे हैं, थोड़ा गोचू मोचू टाइप की भाई, ऐसी ये देख लीजिए, थोड़ा सा गोचू मोचू, ऐसी 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 इस तरह से संरचना है ना, ऐसी इस तरह से। तो ये कहीं कहीं पर ज्यादा मोटी है और कहीं कहीं पे क्या है? पतली है। तो जहां पतली संरचना है वह दोस्तों वह है यूक्रोमैटिन। क्या है? वह है यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। और जहां पर मोटी संरचना है इसे कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। और ये पूरी संरचना क्रोमैटिन थ्रेड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। और इसमें आप ये संरचना देख रहे हैं, थोड़ा सा ये संरचना जो है, ये संरचना है न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका। और इसमें जो द्रव्य भरा होता है, केंद्रक का द्रव्य अर्थात केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? तो वह केंद्रक द्रव्य कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और यहीं पर केंद्रिका के समान ही एक छोटी संरचना है, इसे कहते हैं इंडोसोम। क्या कहते हैं? इंडोसोम कहते हैं। तो आपको बता दें थोड़ा सा मोटा मोटा कि यह कितने भाग में बटा होता है। तो एक होता है न्यूक्लियर पोर, और एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये हो गया, देख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हो गई? दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई पहली स्ट्रक्चर, और दूसरी स्ट्रक्चर इसमें आपको बता दें क्रोमैटिन थ्रेड हो गया, तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म और चौथा न्यूक्लियोलस, एक पांचवा आप न्यूक्लियर पोर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं आगे बिल्कुल फटाफट के अंदाज में। देखिए जरा, अब यहां पर देख लीजिए, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द मेन फॉलोइंग पार्ट्स। जो केंद्रक होता है मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बटा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन थी, और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें जो द्रव्य भरा होता है केंद्रक का द्रव्य, और न्यूक्लियोलस जो इसमें एक छोटी सी केंद्रिका होती है, और क्रोमैटिन थ्रेड्स जो इसमें इस तरीके से जाल जैसी संरचना थी, थ्रेड लाइक, उसे कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। तो कितने? यह है न्यूक्लियस। क्या है दोस्त? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस 4 मुख्य भाग में यहां डिवाइड है इनका। अब इनके बारे में थोड़ा सा 2-2 पॉइंट्स आप देख लीजिए, ठीक है। आखिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है,
इसको भी देख लीजिए, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, इन सभी को समझ लेते हैं। तो देखिए जरा, अब यहां पॉइंट टू पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, पहली बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे केंद्रक कला कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक को चारों ओर से घेरने वाली। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस केंद्रक कला को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं कैरियोथिका अथवा न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। अर्थात केंद्रक कला को कैरियोथिका अथवा न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ठीक है। और यह डबल मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होती है? द्विआवरण वाली होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। और किसकी बनी होती है? ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कौन? यही संरचना जो बाहर की है, केंद्रक में जो बाहर की संरचना ये डबल मेम्ब्रेनस है, और इस किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसे क्या नाम देते हैं? कैरियोथिका भी कहते हैं अथवा न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और इसमें जो बाहर की तरफ, इसमें जो एक इसमें जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्थान पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। जो बाहर की तरफ इसमें होती है, इस पर दानेदार कण पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम के कण होते हैं। कौन से कण? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जबकि अंदर नहीं होती है। और केंद्रक कला के बीच बीच में न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। तो केंद्रक कला के बीच बीच में आपने देखा यह है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। केंद्रक कला के बीच बीच में छिद्र होता है जिसे केंद्रक छिद्र अथवा न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में दोस्त? अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म आखिर क्या है। तो देख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसकी भी बात कर लें। न्यूक्लियोप्लाज्म इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है? इसके दूसरे नाम को भी आप देख लीजिए। इसे कहते हैं कैरियोलिम्फ। क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ, या ध्यान रखिएगा। उसका नाम था न्यूक्लियर एनवेलप अथवा कैरियोथिका। यह है कैरियोलिम्फ। किसका नाम है? केंद्रक द्रव्य का। और केंद्रक कला से घिरा प्रोटीन युक्त अर्ध तरल पदार्थ ही क्या कहता है? केंद्रक द्रव्य। अर्थात इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ था वही था केंद्रक द्रव्य, ठीक है। अर्थात कैसा? प्रोटीन युक्त अर्ध तरल। और यह किसका बना होता है? यह बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है केंद्रक द्रव्य। इसमें क्या क्या होता है? केंद्रिका होता है, क्रोमैटिन धागे होते हैं, केंद्रिका क्रोमैटिन धागे। इसके अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए एंड राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगली खास बात क्या है इसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। किसके बारे में दोस्त? अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका के बारे में। तो केंद्रिका के बारे में अगर हम बात करें तो यहां देख लीजिए केंद्रिका के बारे में। इसकी खोज किसने किया था? फोंटाना ने किया था। जो यह केंद्रक में एक छोटी संरचना थी, यह थी केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज किसने किया था? फोंटाना ने। और इस केंद्रिका में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है 85%, और आरएनए होता है 10%, और डीएनए होता है कितना? लगभग 5%। ये सभी मात्राएं लगभग में होती है। किसमें होती हैं? लगभग में ये मात्राएं होती हैं। और केंद्रिका का कार्य क्या होता है? यह राइबोसोम के निर्माण से संबंधित है। किसके निर्माण से संबंधित है? राइबोसोम के निर्माण से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स की, क्रोमैटिन धागों की, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड्स की अगर बात करें तो देख लीजिए क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या हैं, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या थे? ये केंद्रक था डबल मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर पोर भी थे, और इस तरह से संरचना जो बनी थी यह है क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स में क्या क्या होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए प्लस हिस्टोन होता है किसमें? क्रोमैटिन थ्रेड में होता है डीएनए प्लस हिस्टोन। और यह केंद्रक का ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यही केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग है। और केंद्रक द्रव्य में ही क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है। ये कौन? क्रोमैटिन थ्रेड्स किसका? क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है। किसमें? केंद्रक द्रव्य में। यह क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है। और कोशिका विभाजन के समय, अगली खास बात क्या है कि यह जो है कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्त? यह करता है क्रोमोसोम का निर्माण करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह क्रोमोसोम का निर्माण करता है कब? कोशिका विभाजन के समय। अगली खास बात क्या है दोस्त? उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
इसका कार्य क्या है दोस्त, इसका कार्य क्या है, फंक्शन। देखिए इसका कार्य है आनुवांशिक या पैतृक लक्षणों को नई संतति में पहुंचाना, अर्थात आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उसकी संतान वाली कोशिका में स्थानांतरित करना, पहुंचाना केंद्रक का काम है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है इसका, कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं को क्या करना, नियंत्रित करना और नियमित करना। ठीक है, नियंत्रण और नियमन। ठीक है, कोशिका की समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करना और आनुवांशिक या पैतृक लक्षणों को नई संतति में पहुंचाना, इसका कार्य है केंद्रक का। अब एक बात और है, इसमें जो छोटी संरचना थी ये तो केंद्रिका थी ही, एक केंद्रिका जैसी छोटी संरचना थी, इसे कहते हैं इंडोसोम। क्या कहते हैं, इंडोसोम। इंडोसोम क्या है, लाइक न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस की तरह ही है बट स्मॉलर इन साइज, लेकिन साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। स्मॉलर क्रोमैटिन बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉलर क्रोमैटिन बॉडीज। दोस्त हम आपको बता दें यह थोड़ा सा हिंदी मीडियम जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा यह लेक्चर, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आज आपके लिए हमारे पास 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पहला है हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट एबंडेंट आरएनए इन द सेल इज, यानी कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट आरएनए इन द सेल इज। दूसरा क्वेश्चन है न्यूक्लियस कैन बी स्टेन्ड बाय, न्यूक्लियस को, केंद्रक को किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है, केंद्रक को किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है। और पहला क्वेश्चन है मोस्ट एबंडेंट आरएनए इन द सेल इज। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।